Assalamualaikum. Today we will solve MA2 BBP kit questions of chapter Marginal and Absorption Costing. Let's start. The fixed production overhead absorption rate for product Y is 2.50. जो हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट है प्रोडक्ट वाई का वो कितना है $2.50 पर डायरेक्ट लेबर आर. ओके जी. ईच यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर्स 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स. हर यूनिट जो मैं वाई का बनाती है कंपनी, उसको बनने में 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं. और जो इसका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट है वो है 2.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर. ओके. Inventory of product Y at the beginning of the month was 200 units and at the end of the month was 250 units. जो मेरी inventory है at the end of the month वो 250 है और starting beginning जो है वो है 200 units. What is the difference in the profit reported for the month using absorption costing compared with marginal costing? वो कह रहा है प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आएगा अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंपेयर करूं मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ. अगर मेरी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के दरमियान क्या डिफरेंस आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओपनिंग जो है 200 यूनिट्स और क्लोजिंग जो है 250 यूनिट्स. यानी कि मेरे पास ओपनिंग में थे 200, क्लोजिंग में है 250. यानी कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो 50 से इंक्रीज हो गई है. और जब मेरी इन्वेंट्री बढ़ती है तो याद रहे ये बात, मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ता है. अच्छा जी. अब क्या है, चेंज इन प्रॉफिट्स is equals to change in inventory multiply by FOH का रेट पर यूनिट. ठीक है जी. चेंज इन प्रॉफिट्स तो हमें नहीं पता, चेंज इन इन्वेंट्री पता है कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो 50 से इंक्रीज हुई है. फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट 2.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर और प्रोडक्ट वाई को बनने में 3 घंटे लगते हैं डायरेक्ट लेबर. 2.50 मल्टीप्लाई बाय 3, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 375. तो मेरा जो चेंज इन प्रॉफिट आएगा ना, अगर मैं एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को मार्जिनल के प्रॉफिट से कंपेयर करूं तो वो 375 आएगा. लेकिन सिर्फ 375 निकालना कमाल नहीं है. ऑप्शंस देखते हैं. वो पूछ रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट होगा वो 375 लेस होगा मार्जिनल के प्रॉफिट से, या वो 125 ग्रेटर होगा मार्जिनल के प्रॉफिट से, या 375 ग्रेटर होगा, या 1875 ग्रेटर होगा. तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन सी कि द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी 375 ग्रेटर. क्यों ग्रेटर क्यों होगा? सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ रही है, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है. और जब भी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से. अब जहन में बात आई होगी कि मिस ने ये 2.50 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया. तो बेटा 2.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और हम तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं. तो जो पूरा जो खर्चा है ना एक यूनिट का वो 7.5 है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया. इसीलिए यहाँ पे 125 ग्रेटर
इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 50 को 2.50 से मल्टीप्लाई करवाती ना, तो हमारा आप लोग का आंसर आ रहा होता 125 ग्रेटर, जो कि गलत होता। हमने आधी इंफॉर्मेशन ली थी। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company produces a single product for which cost and selling price detail are as follow. Okay, selling price भी दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी दी हुई है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दी हुई है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिए हुए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिए हुए, और प्रॉफिट पर यूनिट भी दिया हुआ है। लास्ट पीरियड 8000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, लास्ट पीरियड 8000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 8500 यूनिट्स वर सोल्ड। अच्छा जी, द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 3000 यूनिट्स एंड प्रॉफिट रिपोर्टेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वर 60000। व्हाट प्रॉफिट वुड बी रिपोर्टेड यूजिंग एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओके, जब भी कभी आप लोगों के पास ऐसा सवाल आए कि उसने आपको एक कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ हो और दूसरी कॉस्टिंग का प्रॉफिट मांगा हुआ हो, तरीकेकार क्या होगा। ओपनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। ओपनिंग कितनी है? 3000। प्रोडक्शन है मेरी 8000। सेल्स है और क्लोजिंग है 3000। ओपनिंग में पड़े हुए थे, 8000 बनाए, 8500 बेच दिए, इसीलिए माइनस करूंगी तो आ जाएगा 2500। 2500 मेरे पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं। अब अब क्या है, मेरे पास ओपनिंग में थी 3000 इन्वेंट्री और क्लोजिंग में है 2500 यूनिट्स की इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मेरी 500 से डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा मार्जिनल प्रॉफिट से। ठीक है। अब देखना ये है, सबसे पहले काम ये करना है, कर लेना है, फिर देखना ये कि हमें किसका प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट। अच्छा जी। फिर चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई एफओएच रेट पर यूनिट। अच्छा, मार्जिनल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 60000। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी की आई है? 500। रेट जो है मेरा है 5। यहाँ पे एक अदद साइन लगना है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी माइनस का साइन। जरूरी नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमेशा माइनस का साइन ही लगेगा। ये माइनस प्लस का साइन बहुत ध्यान से लगाना है। क्यों लगाया मैंने माइनस का साइन? क्योंकि मेरी इन्वेंट्री जो है वो कम हुई है। जब मेरी इन्वेंट्री कम होती है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होता है मार्जिनल के प्रॉफिट से। तो जाहिर सी बात है ना, मार्जिनल के प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम तभी होगा जब मैं 60,000 में से कुछ माइनस करूंगी। तो यहाँ माइनस का साइन लगाने की जो वजह है ना, वो ये है इन्वेंट्री का कम होना और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मांगना। 60,000 माइनस 2500, तो मेरा जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आएगा 57500। B is the right answer. Next question. A company had opening inventory of 48,500 units and closing inventory of 45,500 units. Okay. ओपनिंग भी दी हुई है, क्लोजिंग भी दी हुई है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग वर 315250 एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर 288,250। व्हाट इज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट? एफओएच रेट पर यूनिट क्या होगा हमारा? ओके अच्छा जी, तो लिख लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। चेंज इन प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 27,000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 3,000। ये हमें x नहीं पता है, 27,000 को 3,000 से डिवाइड करवाएंगे
तो हमारे पास FOH रेट पर यूनिट आ जाएगा 9 and 9 is the right answer. Next question. Question number 9.4. Which of the following are argument in favor of use of absorption costing? जो हमें नीचे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं या तीन जो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फेवर में है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, जो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है अपनी इन्वेंट्री को फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करता है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी। यस, दिस आर्ग्यूमेंट इज इन फेवर ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, देयर इज नो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो खुद एक एस्टिमेशन मेथड है, तो वहां तो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स होते ही हैं। ऐसा कहना कि नहीं होते तो ये बात बिल्कुल गलत है। When sales fluctuate but production is constant, जब हमारी सेल्स फ्लक्चुएट करें, फॉर एग्जाम्पल एक साल हमने सेल किए हैं 6,000, एक साल किए हैं 8,000, लेकिन दोनों सालों में हमारी प्रोडक्शन 9,000 ही है, कांस्टेंट रही। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्मूथ आउट प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। तो क्या होता है, जो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो है वो हमारे बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाते हैं। एंड यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 3 is right. A company currently uses absorption costing. The following information relates to product X for month 1. ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, प्रोडक्शन दी हुई है, सेल्स दी हुई है। इफ द कंपनी हैड यूज मार्जिनल कॉस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड बी ट्रू? अच्छा जी, ओपनिंग आपको दी हुई है कितनी? नील, जीरो ही है। प्रोडक्शन 900, सेल्स 900 9,000, सेल्स 800, क्लोजिंग आपकी आ जाएगी 100। आपकी जो इन्वेंट्री है वो 100 से इंक्रीज हुई है। बट इफ द कंपनी हैज यूज मार्जिनल कॉस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू? लेकिन अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो क्या है, तो क्या होगा? कौन सी जो नीचे जो बातें लिखी हुई है, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा और इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्या असर पड़ेगा? भाई यहाँ पे जो है हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हायर, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट लोअर, तो प्रॉफिट वुड बी लोअर, प्रॉफिट वुड बी लोअर। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अपनी इन्वेंट्री को सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी करता है और और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 25 और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 4, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो 29 पर एक यूनिट को वैल्यू करेगा, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग एक यूनिट को सिर्फ और सिर्फ 25 पर वैल्यू करेगा। तो जाहिर सी बात है मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कम होगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो प्रॉफिट वुड बी लोअर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन वुड बी लोअर। डी इज द राइट आंसर। 6. When opening inventory was 8,500 liters and closing inventory 6,750 liters, a firm had a profit of 27,400 using marginal costing. Assuming that fixed production overhead rate was 2 per unit, what profit would be reported using absorption costing? वही वाली बात, एक का प्रॉफिट देके दूसरे का प्रॉफिट मांगा हुआ है, तो मैंने क्या सिखाया है? सबसे पहले ओपनिंग है आपकी 8,500। अच्छा जी, इसमें प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स नहीं, डायरेक्ट उसने आपको क्लोजिंग बता दिया है। क्लोजिंग है आपका 6,750, तो मतलब ओपनिंग में आपके पास थे 8,500 यूनिट्स और क्लोजिंग में आपके पास है 6,750। इसका मतलब ये कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो 1,750 से डिक्रीज हुई है। और जब भी आपका जो आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज होती है
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी डिक्रीज आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। मार्जिनल जाहिर सी बात है, एक का कम होगा तो दूसरे का ज्यादा होगा। इन्वेंट्री के कम होने से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी कम होगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट के मध्य मुताबिक। अच्छा जी, यहाँ पे हमें किसका प्रॉफिट दिया हुआ है? यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है और मांगा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। तो वही जिसका प्रॉफिट गिवन है वो लिखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, साइन लगाऊंगी मैं माइनस का। क्यों? क्योंकि मेरी इन्वेंट्री कम हुई है और मुझसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मांगा है। साइन लगाऊंगी माइनस का, तभी तो कम आएगा प्रॉफिट 27,400 से। चेंज इन इन्वेंट्री है 1750 और जो रेट है यहाँ हम लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय एफओएच का रेट 27,400। मार्जिनल प्रॉफिट चेंज इन इन्वेंट्री आपका है 1750, रेट आपका है 2। अच्छा जी, 27,400 माइनस 35,000 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 2 3500, इसको माइनस किया तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट होगा 23900 एंड 23900 इज द राइट आंसर। Are the following statement about marginal costing true or false? अच्छा जी, जो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें से जो प्रॉफिट होगा, जो हमें नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, क्या वो मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सही है भी या नहीं, ट्रू है भी या नहीं? पहली स्टेटमेंट है inventory value will always be lower when using absorption costing. Yes, this statement is true. अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कंपेयर करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से तो हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग की जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी वो लोअर होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग अपने एक यूनिट को वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करता है। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, लिखा हुआ है प्रॉफिट और विल ऑलवेज बी हायर देन व्हेन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऐसा नहीं है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ही ज्यादा होगा अगर मैं कंपेयर करूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। नो, ये तो डिपेंड करता है इन्वेंट्री की फ्लक्चुएशन पर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। A company manufactures a single product. Production and sales quantities for a period were. अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, बजटेड सेल्स दी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है, एक्चुअल सेल्स दी हुई है। द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 1.40 per unit. If marginal costing has been used instead of absorption costing, how would the profit for the period have differed? अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज करूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बजाय तो मेरे प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा जी, अभी देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ चेंज इन, अगर चेंज इन प्रॉफिट्स, अगर उसने आपको जिससे पहले हमने सवाल किए एक का प्रॉफिट दे के दूसरे का प्रॉफिट मांगा हुआ है तो वो इन्वेंट्री की फ्लक्चुएशन देख के आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है और जिसका प्रॉफिट दिया हुआ है वो उससे उसको एड या लेस करवा लेना है चेंज इन इन्वेंट्री और रेट को। लेकिन उसने अगर आपसे डिफरेंस मांगा है तो फिर फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट माइनस चेंज इन इन्वेंट्री is equals to change in inventory multiply by factory overhead rate per unit. चेंज इन प्रॉफिट तो हमें नहीं पता, वो तो हमें डिफरेंस तो निकालना है ना, चेंज मीन डिफरेंस। चेंज इन इन्वेंट्री हम मैं कैसे निकालूं? चेंज इन इन्वेंट्री मैं ऐसे निकालूंगी, देखो मुझे यहाँ ओपनिंग तो नहीं है,
मुझे यहाँ वैसे यूं निकालती हूँ ना मैं, वैसे तो ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होती तो दोनों को कंपेयर कर लेती हूँ। अगर नहीं होती तो ओपनिंग गिवन होता है, फिर प्रोडक्शन गिवन होता है, फिर सेल्स गिवन होता है, फिर सेल्स को माइनस करके मैं क्लोजिंग निकाल के इनको कंपेयर करके चेंज इन इन्वेंट्री निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ इस सवाल में तो ऐसा नहीं है। इस सवाल में सिर्फ प्रोडक्शन है जो कितनी है 97,000, और सेल्स है मेरी 96,000। अब एक और बात बहुत गौर से सुनो, अगर मैंने कम बेचा है इसका मतलब है मेरा एसेट बढ़ेगा। सही है, मैंने 97,000 बना के 96,000 सेल किए हैं, मतलब कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो 1,000 से बढ़ गई है। सही है, कम बेचा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर होता ना 98,000, तो ज्यादा बेचा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है, एसेट कम हुआ है। याद रखिएगा ये बात, कम बेचा है एसेट बढ़ेगा, एसेट मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, और ज्यादा बेचा है एसेट कम होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी। तो यहाँ मैंने कम बेचा है, तो मेरी जो इन्वेंट्री है वो 1,000 से इंक्रीज हुई है, और जो रेट है वो कितना है 1.40। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1.40, 1,400। मेरा जो दोनों के प्रॉफिट्स में, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा ना वो होगा 1,400 का। लेकिन अब देखना ये है कि हायर होगा या लोअर होगा। अच्छा, मेरी कंपनी क्या यूज करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अब मेरी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ी थी 1,000 से। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हायर, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट लोअर। ठीक है, तो यहाँ मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 से बढ़ गई थी। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रॉफिट होगा ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वो 1,400 ज्यादा होगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,400 लेस होगा। ठीक है, अगर मैं यूं बोलूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,400 कम होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बढ़ी है। इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है मार्जिनल के प्रॉफिट से, और मार्जिनल का प्रॉफिट कम होता है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से। ए इज द राइट आंसर। 1,400 लेस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 1,400, सॉरी, मार्जिनल का प्रॉफिट 1,400 कम होगा एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से। ठीक है, a company sold 82,000 units of its single product in a period in which 84,000 units were manufactured. Okay, यहाँ पे अगेन सेल्स दीनी है, सेल्स मुझे दीनी है 82,000, और मेरी जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स हैं वो कितने हैं 84,000। अगर मैं इसको हमेशा प्रोडक्शन ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्शन 84,000, सेल्स है मेरी 82,000, कम बेचे हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज 2,000 से, इन्वेंट्री इंक्रीज। ठीक है, अच्छा जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिखाना है जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। A company sold 82,000 units, ये तो मैंने पढ़ लिया है। Inventory valued at the end of the period would be higher at the beginning of the period। कि जो मेरी इन्वेंट्री वैल्यूड है एट द एंड ऑफ द पीरियड वो ज्यादा होगी एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड से। यस, मैंने कम बेचे हैं, इट मीन्स कि मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ज्यादा होगी, 2,000 से बढ़ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री के मुताबिक। यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री वैल्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड वुड बी हायर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रादर देन मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मैं अपनी
मेरी जो इन्वेंट्री है, दोनों ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, वो ज्यादा होंगी अगर मैं यूज करूंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के बजाय। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जाहिर सी बात है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़े नंबर पे वैल्यू करता है अपनी इन्वेंट्री को। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बी इज द राइट आंसर। विच डिस्टिंग्विश एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। एक ही चीज है जो दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि एक यूनिट को वैल्यू करो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि एक यूनिट को वैल्यू करो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे। एक कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड बोथ प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, नो। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नो। Inventory valuation includes a share of all production cost. Yes, this is the right answer. Absorption costing यही कहता है कि उसमें all production cost के share include करो। Inventory valuation includes a share of all cost. All cost नहीं, all production cost. C is the right answer. A company uses a marginal costing system. Company use करती है marginal costing system. 10,000 units of its single product were manufactured in a period. 10,000 यूनिट्स जो हैं वो बनाए गए एक पीरियड के दौरान, जिसमें से 9,760 यूनिट्स बेच दिए गए। प्रोडक्शन हुई है 10,000 की और सेल्स हुई हैं 9,760 की। If absorption costing is applied instead, what would be the effect on profit? अगर absorption costing अप्लाई हो जाए मार्जिनल कॉस्टिंग के बजाय, तो प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा? सबसे पहली बात, मैंने कम बेचे हैं। 10,000 बनाए थे, 9,760 कम बेचने का मतलब होता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 10,000 माइनस 9,760, 240 से बढ़ गई। ठीक है जी। तो क्या होगा? तो मेरा जो, अच्छा यहाँ पे सिर्फ मार्क करना है, हायर बाय 240, जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हायर बाय 240 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। यस, दिस इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। लोअर तो होगी नहीं, लोअर क्योंकि मैंने कम बेचे हैं। कम बेचने का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी भरी है, सही है। और जब भरती है तो मेरा जो 240 से मेरी इन्वेंट्री बढ़ी है, तो हायर हुए हैं, तो मैं लोअर क्यों मार्क करूं? तो बी लोअर गलत है। हायर बाय 240 सही है। अच्छा, यहाँ पे हमसे फिक्स प्रोडक्शन लेते हैं, नॉन प्रोडक्शन नहीं लेते, इसलिए ये गलत है। और लोअर तो हुई नहीं है। लोअर उस सूरत में होती जब मैं 10,000 बनाती और 11,000 बेचती, तब मेरी इन्वेंट्री लोअर होती 1,000 से। तो देख, यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, या ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का आसान सा फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी आपको निकालना हो, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। और इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इसको यूं बोलते हैं ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वाली भी और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वाली भी। वीएनपीसी माने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस और प्रोवाइडेड, नो। It is the difference between sales value and marginal cost of sale. Yes, this is the right answer. वेरिएबल कॉस्ट या इसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही बात है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है ये, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल, एक ही चीज है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम एट द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, नो। तो सीवीपी की बात आ गई। It is a difference between total sales revenue and total fixed cost. No. Option B is the right answer. I hope आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के
टॉपिक के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।